हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने जा रहा हूं रिगार्डिंग एसीज। इस गर्मियों के सीज़न पे अगर आप एसी खरीदना चाह रहे हैं तो कौन से ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे स्पेसिफिकेशंस है जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर बाइंग एन एसी फॉर यू, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट एसी चूज़ कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक्स है, नंबर 1, एक कूलर और एक एसी में क्या मेजर डिफरेंसेस होता है। नंबर 2, मार्केट में कितने तरह की एसी आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 3, ये टन क्या होता है। जब आप एसी खरीदने जाएंगे तो 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये टन क्या होता है और एसी में ये क्या स्पेसिफाई करता है। नंबर 4, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। नंबर 5, ये कन्वर्टेबल एसी एंड नॉन कन्वर्टेबल एसी क्या होता है। नंबर 6, एसी में स्टार रेटिंग क्या होता है। 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी ये क्या होता है। नंबर 7, एसी में IACR रेटिंग क्या होता है। नंबर 8, आपको जान लेना होगा कि एसी में कौन सी तरह की प्रोटेक्शन आपके एसी में यूज़ किया गया है और कुछ स्मार्ट फीचर्स जो आपको एसी में देखना चाहिए कि आपके एसी में वो है या नहीं। फाइनली कुछ ऐसे ब्रांड्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि कूलर में और एक एसी में क्या मेजर डिफरेंसेस होता है। देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कूलर में हमें पानी डालना पड़ता है। तो कूलर में पानी डालने के बाद वहाँ पर कुछ कूलिंग पैड्स लगा रहता है। बेसिकली वो हनीकॉम कूलिंग पैड्स होता है जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर जो ब्लोअर रहता है कूलर के अंदर, वो ब्लोअर के माध्यम से वो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपके रूम के हवा में छोड़ देता है, आपके रूम को थोड़ा ह्यूमिड कर देता है और इस तरह से ये कूलिंग करता है आपके घर में। लेकिन जो एयर कंडीशनर है, जो एसीज़ है, वो ऐसा नहीं करता। वो एक्चुअली प्रॉपर वे में आपके घर के अंदर जो हवा है, हवा को ठंडा करता है और उसके साथ साथ हवा में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहता है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, जो भी ह्यूमिडिटी रहता है, वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि इंडोर यूनिट में जो ड्रेनेज पाइप होता है, वो पाइप के माध्यम से वो जो पानी है वो पानी को बाहर निकाल देता है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर। अब हम ये जान लेते हैं कि एसी कितने तरह की आपको देखने को मिलता है। देखिए बेसिकली एसी आपको 3 तरह की देखने को मिल जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है स्प्लिट एसी। अब ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है। बेसिकली सभी लोग यही जो स्प्लिट एसी है इसको प्रेफर करते हैं। और ये जो स्प्लिट एसी है यहाँ पर 2 यूनिट आपको मिल जाता है। एक है इंडोर यूनिट जो घर के अंदर लगता है, इसके अंदर एवापोरेटर कॉइल और एक्सपेंशन वाल्व लगा रहता है। और दूसरा है आउटडोर यूनिट जो घर के बाहर लगता है, जिसके अंदर कंडेंसर कॉइल और एसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ जिसको हम एसी का हार्ट कहते हैं, कंप्रेसर, वो आउटडोर यूनिट पे लगा रहता है। सेकंड टाइप जो है वो है विंडो एसी। विंडो एसी भी काफ़ी पॉपुलर एक कैटेगरी है। इसमें एक्चुअली जो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट का जो सारे कंपोनेंट्स है वो एक ही यूनिट पे लगा रहता है। उसके इंडोर साइड जो है वो जो एवापोरेटर साइड जो है वो इंडोर की तरफ लगा रहता है घर के अंदर, और जो कंडेंसर साइड है वो बाहर की तरफ लगा रहता है। और नंबर 3 कैटेगरी जो है वो है पोर्टेबल एसी। अब ये जो एसी है ये हाल ही में थोड़ा पॉपुलर हो रहा है और ये काफ़ी एक अच्छा कैटेगरी है। तो एक्चुअली ये जो कैटेगरी है पोर्टेबल एसी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर को छोड़ के कहीं पर जा रहे हैं, तो एसी को आप अपने साथ पे ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट एसी है, लेकिन मार्केट जो इसका रीच है वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है इसको कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एसी के अंदर जो टन है ये टन क्या होता है। अगर आप कोई भी दुकान पे एसी खरीदने जाएंगे तो दुकान वाले आपसे पूछेगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का या 1.5 टन का एसी चाहिए। अब ये टन एक्चुअली क्या है,
बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो टन है एसी का वेट है। एक्चुअली टन 1000 किलो वो बहुत ज़्यादा होता है। एसी का वेट ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। एक्चुअली ये जो टन है ये कोई लॉजिकल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये बहुत ही पुराने ज़माने से ये इसका जो टन है ये फ्रेज़ चला आ रहा है। एक्चुअली बहुत ही पुराने ज़माने पे जब एयर कंडीशन नहीं हुआ करता था तब लोग अपने घर को या फिर अपने बिजनेस पर्पस में रूम को ठंडा करने के लिए बर्फ़ इस्तेमाल करते थे। अब 1 टन का बर्फ़ अगर आप अपने घर पे रख देंगे तो वो 1 टन का बर्फ़ आपके घर में कितना जल्दी कूलिंग करेगा और कितना ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा, वही है 1 टन का एसी। और ये जो टन है टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो ये जो टन है ये BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर होता है। मतलब ये जो टन ये स्पेसिफाई करता है कि 1 घंटे में आपका एसी आपके रूम के हवा से कितना ज़्यादा गर्म हवा को खींच लेता है और कितना ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये टन है आपके एसी का कूलिंग कैपेसिटी। और 1 टन मतलब 12,000 BTUs पर आवर होता है। तो ये जो टन है ये एक्चुअली आपके रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बेसिकली आप ये ध्यान पे रख सकते हैं कि अगर आपके रूम का साइज़ 50 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 1 टन का एसी चाहिए। आपका रूम का साइज़ अगर 150 से लेके 200 स्क्वायर फीट के अंदर है तो आपको 1.5 टन का एसी चाहिए। और अगर आपके रूम का साइज़ 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, फॉर दैट केस यू नीड 2 टन एसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रूम छोटा है और अगर आप 2 टन का एसी यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी। नो डाउट आपको बहुत ही जल्दी कूलिंग मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके लिए। तो आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपका रूम का साइज़ कितना है। ये जो चार्ट है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। और एक छोटा सा रिमाइंडर, आपके रूम का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको आपके जो रूम का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मतलब जो एसीज़ है वो इन्वर्टर पे चल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि करंट डेट पे 2022 में जो एसीज़ है वो जितना पावर कंज्यूम करता है उसके हिसाब से एसीज़ कभी भी इन्वर्टर पे नहीं चल पाएंगे। एक्चुअली जो इन्वर्टर वर्ड है इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है। जो पुराने ज़माने का नॉन इन्वर्टर टाइप एसी रहता था और आज के ज़माने पे इन्वर्टर टाइप एसी है। बेसिकली जो इन्वर्टर एसी है, ये इन्वर्टर मतलब जो आपके एसीज़ का जो आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा रहता है वो कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे या फिर वेरिएबल स्पीड प्रोफाइल पे रन कर सकता है। मतलब एज़ पर योर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स और घर के अंदर जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपके जो कंप्रेसर है वो कभी हाई स्पीड पे चलेगा, कभी मीडियम स्पीड पे, कभी लो स्पीड पे चलेगा और कभी बंद रहेगा। लेकिन जो पुराने ज़माने का जो एसीज़ था वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था। या तो ये ऑन रहेगा मतलब हाई स्पीड पे रन करेगा, या फिर ये एसीज़ ऑफ रहेगा। अब फॉर एग्जांपल जो पुराने ज़माने का जो नॉन इन्वर्टर टाइप एसीज़ था उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपके रूम के टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। आप घर पे आए और आपके एसी को ऑन करके 25 डिग्री आपने सेट किया, एसी तुरंत चालू हो जाएगा। उसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे रन करना शुरू हो जाएगा और घर को ठंडा करेगा। ठंडा करते करते जब आपके रूम के टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तब एसी के अंदर जो इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट पे एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जो आपके रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगा कि इसका जो रूम का जो टेम्परेचर है वो घट के 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तब ये क्या करेगा, इमीडिएटली जो आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर है उसको बंद कर देगा, पूरा ही बंद कर देगा। बंद करने के बाद इंडोर यूनिट में जो ब्लोअर लगा रहता है वही सिर्फ चलता रहेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग धीरे धीरे आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज़ होता रहेगा, 25 से लेके 26, 26 से लेके 27। जब भी 2 या 3 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ जाएगा आपका रूम का टेम्परेचर, वो थर्मोस्टेट फिर से डिटेक्ट कर लेगा। फिर से क्या करेगा, थर्मोस्टेट क्या करेगा, जो आउटडोर यूनिट पे जो कंप्रेसर है उसके साथ एक रिले लगा रहता है, उस रिले को फिर से चालू कर देगा और कंप्रेसर फिर से खट करके आवाज़ करेगा, एक आवाज़ करके फिर से कंप्रेसर को चालू कर देगा। तो ऐसे नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे क्या होता था कि कंप्रेसर को बार बार चालू बार बार ऑफ करना पड़ता था। इससे क्या होता था, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता था। लेकिन जो लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसीज़ है इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसीज में जो कंप्रेसर है वहाँ पर एक BLDC मोटर मतलब ब्रशलेस DC मोटर यूज़ किया जाता है, और ये जो मोटर है ये वेरिएबल स्पीड पे रन कर पाएगा। तो जैसे ही आपके रूम के टेम्परेचर मान लीजिए 35 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस होके घट जाता है, तो इंडोर यूनिट में जो PCB में जो थर्मल सेंसर है वो सेंस कर लेता है कि आपके रूम के टेम्परेचर घट के 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये क्या करेगा, आपके जो आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर है उसको बंद नहीं करेगा पूरी तरह, इंस्टेड क्या करेगा, एक मिनिमम टॉर्क पे, एक मिनिमम RPM पे कंप्रेसर को रन करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपके रूम के टेम्परेचर सिर्फ स्टिल 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा, इससे कम भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। इसलिए जो लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसीज़ है वो काफ़ी अच्छे से कूलिंग कर पाता है, और कंप्रेसर को भी बार बार ऑफ करना या फिर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से इसी तरह है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से जो है पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, आपने डीजल लोकोमोटिव ज़रूर देखा होगा। ये जो डीजल लोकोमोटिव होता है वो अगर कोई भी स्टेशन पे खड़ा रहता है, मान लीजिए 15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए, वो लोकोमोटिव कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं करते लोकोमोटिव को, क्योंकि जो डीजल लोकोमोटिव है उसको अगर डीजल इंजन को बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर से जब डीजल इंजन चालू होगा तो बहुत ज़्यादा डीजल कंज्यूम कर लेगा। इससे क्या होगा, इस इंजन का जो ओवरऑल जो डीजल माइलेज है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो क्या होता है, 15 मिनट हो या 20 मिनट हो, जब आइडियली कोई भी डीजल लोकोमोटिव अपने स्टेशन पे खड़ा रहता है तो उसका जो डीजल लोकोमोटिव है वो एक मिनिमम RPM पे, एक मिनिमम टॉर्क पे वो लोकोमोटिव चलता रहता है। इससे क्या होता है, डीजल कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है और माइलेज बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर की जो कंप्रेसर रहता है या फिर जो एसीज के अंदर जो कंप्रेसर लगा रहता है वह इसी तरह से काम करता है कि इसको अगर आप बार बार बंद करेंगे फिर चालू करेंगे, बंद करेंगे फिर चालू करेंगे, तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो कंप्रेसर के अंदर जो मूविंग पार्ट रहता है, जो रोटर रहता है, जो मूविंग पार्ट रहता है वो काफ़ी भारी होता है, बहुत ही हेवी कॉइल्स अंदर रहता है, तो उसको फिर से चालू करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो इतना ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहता है, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी पूरी तरह बंद नहीं होता। तो ऑन दैट केस आपको कौन सा वाला जो एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर वाला या फिर नॉन इन्वर्टर वाला? आई गेस आप समझ चुके होंगे। इन्वर्टर एसी इज़ व्हाट यू नीड। इन्वर्टर 2022 में इन्वर्टर एसी ही आपको लेना है। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्वर्टेबल एसीज क्या होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कुछ ही समय पहले मैंने बताया कि इन्वर्टर एसीज क्या होता है, अब ये कन्वर्टेबल कहाँ से आ गया? एक्चुअली जो कन्वर्टेबल है ये एक्चुअली मार्केटिंग गिमिक है, या आप बोल सकते हैं एक मार्केटिंग टर्म है जो ब्रांड्स हाईलाइट करता है आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये ऑटो कन्वर्टेबल कुछ नहीं होता। एक्चुअली कन्वर्टेबल क्या है कि सारे एसीज, सारे इन्वर्टर एसीज ही कन्वर्टेबल एसीज होते हैं। मतलब मैंने जो पहले ही बोला कि वहाँ पर जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पर रन करता है, कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीड को, तो ये कन्वर्टेबल एसी। अब ऑटो कन्वर्टेबल का कोई सेंस नहीं बनता। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि ऑटो कन्वर्टेबल लिख देते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इन्वर्टर एसीज का काम ही है जो स्पीड है उसको चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना। तो ऑटो कन्वर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। इंस्टेड अगर आप देखेंगे कि 4-in-1 कन्वर्टेबल, 5-in-1 कन्वर्टेबल, ये जो एसीज है ये काफ़ी अच्छा है, ये आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ नहीं करता, जस्ट आपके जो एसीज का जो रिमोट है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर देता है, 5-in-1 या फिर 4-in-1 आप जो भी कहे। तो इससे क्या होगा, यूज़र खुद से सेट कर पाएगा कि जो कंप्रेसर है वो कौन से स्पीड पे रन करेगा। इससे पहले जो ऑटो कन्वर्टेबल था या फिर इन्वर्टर जो एसीज था उसमें जो सिस्टम था वो सिस्टम डिसाइड करता था कि कंप्रेसर को कौन से स्पीड पे रन करना चाहिए एज़ पर द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एंड द टेम्परेचर इनसाइड द रूम। बट जो कन्वर्टेबल एसीज था वो कुछ नहीं करेगा, जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देगा एसी के रिमोट पे, ताकि आप खुद से चूज़ कर पाए कि आपका एसी कौन से स्पीड पे रन कर पाए। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए एसी ने आपके रूम को ठंडा कर दिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है, और आप नहीं चाहते कि एसी अब इतने ज़्यादा ठंडा करे आपके रूम को। तो क्या होगा कि आप वो जो रिमोट में जो कन्वर्टेबल जो ऑप्शन है उसको सेट करके आप क्या करेंगे, आपकी जो कंप्रेसर का जो स्पीड मोड है वो या फिर जो स्पीड प्रोफाइल है उसको सेट करके उसको कम कर सकते हैं आप। मतलब आप अपने कंप्रेसर को कम स्पीड पे रन करवा सकते हैं। इससे
आपका पावर कंजम्पशन भी कम होगा और कूलिंग भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इससे आप खुद ही सेट कर पाएंगे कि आपके जो एसी का जो कंप्रेसर है वो कौन से कैपेसिटी पे रन करेगा। मान लीजिए आपका एसी है 1.5 टन का एसी, अगर आप अपने एसी की कन्वर्टेबल फीचर को यूज़ करेंगे तो उसका जो कैपेसिटी है उसको कम कर पाएंगे। लाइक 1.5 टन का एसी को आप 1.8 टन पे भी रन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, कूलिंग भी एक मेंटेन्ड कूलिंग प्रोवाइड करेगा आपके रूम पे, एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आज के डेट में अगर आप कोई नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो कन्वर्टेबल एसी इज़ व्हाट यू नीड। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एसी में वो है स्टार रेटिंग। इसके बारे में बात किया जाए तो जो स्टार रेटिंग होता है ये एक्चुअली BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो एक अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पे, और ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट्स के तहत सारी जो एसीज़ में ये स्टार रेटिंग देना ज़रूरी है। तो ये एसी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एसी को सेल कर पाएगा। तो ये जो स्टार रेटिंग है डेफिनेटली आपको 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 स्टार वाला जो एसी है वो 5 स्टार वाला एसी से कम ठंडा देगा। एक्चुअली ठंडा सभी एक देगा, लेकिन वो सेम कूलिंग करने के लिए 3 स्टार एसी जितना पावर कंज्यूम करेगा 5 स्टार वाला एसी उससे कम पावर कंज्यूम करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग है ये आपके लिए उतना ज़्यादा है। बेसिकली आप 4 स्टार या फिर 5 स्टार वाला जो एसी है आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 स्टार में बेसिकली ये देखा जाता है कि 4 स्टार पे और 5 स्टार पे जो पावर डिफरेंस रहता है, जो कंजम्पशन जो एनर्जी कंजम्पशन का जो डिफरेंस रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो आप 4 स्टार या फिर 5 स्टार एसीज आप चूज़ कर सकते हैं। 3 स्टार वाला एसी जो है वो 4 स्टार या 5 स्टार के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और एक चीज़ आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टार रेटिंग है ये हर साल अपडेट होता रहता है। मतलब जो 2021 का 5 स्टार वाला एसी जो पावर कंज्यूम करेगा, 2022 का जो 5 स्टार वाला एसी है उससे कम पावर कंज्यूम करेगा। तो एसी लेने से पहले आपको स्टार रेटिंग देखना होगा कि ये 5 स्टार है, 3 स्टार है या फिर 4 स्टार है। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये जो मॉडल है ये लेटेस्ट मॉडल है या नहीं। आज के ज़माने में 2021 या 2020 वाले जो मॉडल्स है वही आप कंसिडर करें, उससे पहले वाला जो मॉडल्स है उसको आप कंसिडर मत करिए, क्योंकि वहाँ पर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगा। तो अब जान लेते हैं जो IACR रेटिंग क्या होता है। ये भी थोड़ा स्टार रेटिंग की तरह ही है। IACR रेटिंग का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो ये जो IACR रेटिंग है ये बताता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कूलिंग करने के लिए आपका एसी कितना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा एनुअली। तो इसका मतलब IACR रेटिंग आपका एसी का जितना ज़्यादा होगा आपका एसी उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। तो बेसिकली मार्केट में आपको IACR रेटिंग 3.9 से लेके 4.2, 4.8 तक आपको मिल जाता है। और डाइकिन जो एक ऐसा ब्रांड है जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे बना है और इसके पास एक पेटेंटेड न्यू स्विंग टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर इसके पास है, जहाँ पर जो कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। इससे डाइकिन एसीज में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर 5.2, 5.8 या फिर 6.2 वाला IACR वाला जो रेटिंग वाला जो एसी है वो भी मिल जाएगा। तो IACR रेटिंग डेफिनेटली आपको देखना चाहिए एसीज में कि कौन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझने के बाद आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा एसीज सही है या फिर आपके रूम के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से कौन सा एसीज आपको लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है कि जो आप एसी परचेस कर रहे हैं वो एसी में कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। मतलब जो एसी जो प्लास्टिक से बना है वो ABS मटेरियल है या फिर कौन से प्लास्टिक से ये जो एसी है वो बना है। उसके साथ साथ क्योंकि जो इंडोर यूनिट है उसका प्लास्टिक व उसका बिल्ड क्वालिटी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि वो घर के अंदर रहता है, लेकिन जो आउटडोर यूनिट है वो हमेशा बाहर रहता है और हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसके ऊपर हमेशा धूप, बारिश, पानी गिरता रहता है। तो उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो आपको देखना होगा कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कौन सा मटेरियल है। ABS प्लास्टिक है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक है या फिर चीप क्वालिटी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन पॉइंट है वो है कि जो कॉइल्स होता है इंडोर यूनिट में, जो एवापोरेटर कॉइल होता है और आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर कॉइल होता है। एवापोरेटर कॉइल ठंडा होता है और आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर कॉइल होता है वो गर्म होता है, उस पर ब्लोअर लगा रहता है जो गर्मी को बाहर निकाल लेता है। तो ये जो कॉइल्स है इसके अंदर
कौन सा वाला प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। जनरली गोल्ड फिन, ब्लैक फिन, ब्लू फिन इस तरह का की प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है ताकि जो कॉपर पाइप्स है वो कोरोशन ना हो, रस्ट ना हो, उसमें जंग ना लगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो इंडोर यूनिट में एवापोरेटर कॉयल है और आउटडोर यूनिट में कंडेंसर कॉयल है, और उसके साथ साथ जो पाइप मतलब एक मोटा पाइप और एक पतला पाइप जो है डिस्चार्ज और एक सक्शन पाइप जो इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करता है, ये पाइप कॉपर का है या नहीं। अगर कॉपर का है आप डेफिनेटली कंसीडर कीजिए, और अगर एल्युमिनियम है तो आप कंसीडर नहीं कीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आपको डेफिनेटली थोड़ा कम बजट प्रोवाइड करेगा, कॉस्ट उसका कम रहेगा, लेकिन वो ड्यूरेबल नहीं है, उसका लाइफ भी लॉन्ग नहीं है। उसके साथ साथ एल्युमिनियम जो पाइप्स रहता है उसका मेंटेनेंस फीस भी ज़्यादा होता है। तो ऑन दैट केस अगर थोड़ा ज़्यादा खर्च करके आप कॉपर पाइप्स वाला जो एसीज़ रहता है, वो कॉपर वाला जो एसीज़ रहता है वो अगर ख़रीद लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो जो है लाइफ ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा और उसका मेंटेनेंस फीस भी बहुत ही कम होता है कॉपर पाइप्स का। और जनरली जो सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं लाइक डाइकिन, कैरियर, पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, इस तरह की जो अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं वो सब अपने एसीज़ में कॉपर पाइप्स ही यूज़ करते हैं। तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हैं। और 3 नंबर जो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि एसी के अंदर, इंडोर यूनिट के अंदर जो फ़िल्टर लगा रहता है वो फ़िल्टर कौन सा वाला है। जनरली आपको PM 2.5 वाला फ़िल्टर मिलता है, कुछ कुछ केसेस में डाइकिन का कुछ एसीज़ और कुछ LG का कुछ एसीज़ है जहाँ पर आपको PM 1 का फ़िल्टर मिलता है, और कुछ ऐसे एसीज़ है लाइक आई गेस IFB का कुछ ऐसा एसीज़ है जहाँ पर आपको 0.3 PM वाला फ़िल्टर भी मिल जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ स्मार्ट फीचर्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया कि जो कन्वर्टेबल फ़ीचर है वो आपके एसी के रिमोट में प्रोवाइड किया गया है या नहीं। उसके साथ साथ एसी में किस तरह की डिस्प्ले आपको मिलता है, डुअल डिस्प्ले मिलता है या नहीं। और एसी में के एसी का जो रिमोट है उसमें बैकलाइट प्रोवाइड किया गया है नहीं, क्योंकि जनरली रात पे जब आप एसी का रिमोट यूज़ करेंगे अगर उसमें बैकलाइट नहीं रहेगा तो आपको लाइट जलाना पड़ेगा एसी के रिमोट को ऑपरेट करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आपको वॉइस असिस्टेंट चाहिए या फिर वाईफाई चाहिए तो आप देख सकते हैं LG के और पैनासोनिक्स के कुछ मॉडल्स पे आपको इस तरह का कि स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। लाइक फर्स्ट वन इज़ डाइकिन। ये एक जापानीज़ ब्रांड है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास एक पेटेंटेड न्यू स्विंग टेक्नोलॉजी है कंप्रेसर पे, जो कंप्रेसर दूसरे रोटरी टाइप कंप्रेसर से ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इसमें वाइब्रेशन कम होता है और आवाज़ भी कम करता है ये, क्योंकि यहाँ पर मूविंग कंपोनेंट्स बहुत कम होता है इसके अंदर। तो आप डाइकिन जैसे जो ब्रांड है इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे जो ब्रांड्स है वो काफ़ी आगे रहता है। इसका R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी आगे रहता है इसका। LG आप देख सकते हैं, एक साउथ कोरियन ब्रांड है, इसको देख सकते हैं। पैनासोनिक आप देख सकते हैं, ये कहता है कि जापान पे ये नंबर 1 है एसी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। और इसके साथ साथ कुछ इंडियन ब्रांड्स है लाइक वोल्टास, ये एक टाटा प्रोडक्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। ब्लू स्टार ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको सर्विसेज भी देखना चाहिए कि एसी खरीदने के बाद आपको कौन सा वाला ब्रांड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके सारे सिटीज़ में, सारे रिमोट एरियाज़ में उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी एक लोकल शॉप पे या फिर लोकल डीलर के शॉप पे जाए और वहाँ पर जाके आप वहाँ से पूछ सकते हैं या फिर वहाँ से जाके जान सकते हैं कि कौन सा वाला जो एसी ब्रांड्स है जो अच्छा सर्विस दे रहा है आपके एरिया में। तो यही था एक डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग एयर कंडीशनर्स। वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल गया है और आप खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाला एसी जो है आपके लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कोई भी अगर एसी ख़रीदना चाहे, आपके फैमिली का कोई या आपके फ्रेंड का कोई, तो उसको भी आप सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा वाला एसी उनको लेना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो से अगर कोई भी हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।